अपन कह रहे कि करंट को अगर हम क्लासिफाई करें तो करंट दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा अपन कहेंगे डायरेक्ट करंट, जो ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट करंट। और सेकेंड हम बात करेंगे अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट और सेकेंड हम कह रहे हैं अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे द करंट which remains constant or does not change its sign। मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं रहती है, या तो करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द करंट विच रिमेन्स कांस्टेंट और डज नॉट चेंज इट्स साइन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। उसको अपन डायरेक्ट करंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे डायरेक्ट करंट का टाइम के साथ में कर्व प्लॉट करें तो डायरेक्ट करंट टाइम वेरिंग तो हो सकता है, बट अपन कह रहे कि ये डीसी करंट है, ये उल्टा टाइम है। एक तो हम कह रहे कि कांस्टेंट रहे, ये भी डायरेक्ट करंट है। या अपन कह रहे कि टाइम वेरिएबल तो है, बट टाइम के साथ में अपन कह रहे कि अपना नेचर चेंज नहीं करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं है। तो ये दोनों ही बेटा अपन कह रहे कि डायरेक्ट करंट है। इसमें मतलब ये डायरेक्ट करंट है, बट कुछ पोर्शन अपन कह रहे कि इसमें एसी का मिक्स है, तो ये इसको अपन मिक्स करंट भी कह सकते हैं, एसी एंड डीसी। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे अल्टरनेट करंट की अपन बात करेंगे तो हम कह सकते हैं द करंट विच चेंजेज its nature periodically। अगर कोई करंट पीरियोडिकली अपना नेचर चेंज करता है तो उसको अपन अल्टरनेट करंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप के बेटा अल्टरनेट करंट अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे साइनोसोडल, ये जैसे अपन कह रहे कि वेव है, ये एसी करंट साइनोसोडल है, इसको अपन कहेंगे साइनोसोडल। ये साइनोसोडल वेव है। दूसरा अपन कह सकते हैं ट्रायंगुलर, जैसे ये बेटा इसमें प्लस है तो ये माइनस है। नेक्स्ट अपन कह रहे अगर इस टाइप से, सर, यस बेटा, अगर लाइक करंट चेंज हो रहा है लेकिन पीरियोडिकली नहीं, तो फिर क्या कहते हैं? तो वो एसी नहीं है। अगर अपन कह रहे कि एसी के अंदर पीरियोडिकली होना चाहिए, एक फिक्स टाइम के इंटरवल के बाद में अपन कह रहे कि वो अपना नेचर चेंज करना चाहिए प्लस माइनस, तो अपन उसको अल्टरनेट करंट कहेंगे। ओके। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ट्रायंगुलर करंट है हो गया, इसको अपन ट्रायंगुलर वेव या ट्रायंगुलर करंट कह सकते हैं। अगर अपन कह रहे कि कभी कभार इस टाइप से भी बेटा करंट चेंज करता है, उसको अपन स्क्वायर करंट कहेंगे। ये बेटा स्क्वायर करंट है। और यहाँ पे अपन कहेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अपने पास स्क्वायर पल्स है, ये स्क्वायर करंट है ना। स्क्वायर वेव एसी भी कह सकते हैं।
ये ट्रायंगुलर एसी हो गया, ये साइनोसॉइडल एसी हो गया। इसके अलावा एक और शॉर्ट टूथ वेव भी होता है, ये नोट कर लो। इसको अपन कहेंगे शॉर्ट टूथ वेव, शॉर्ट टूथ वेव। ये सभी बेटा अपन कह रहे कि एसी नेचर है। अगर जैसे कुछ इस टाइप से बेटा अपने पास करंट है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि कर रहे हैं, तो ये अपन कह रहे कि पीरियोडिकली अपना नेचर चेंज नहीं कर रही है, तो ये एसी नहीं है, नॉट एसी करंट। ये अपन कह रहे कि एसी नहीं है, इसमें प्लस और माइनस चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे आपने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो रहा है बट पीरियोडिकली नहीं है, तो वो भी अपन कह रहे कि एसी करंट नहीं होगा। अगर जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से पल्स है, ऐसे बेटा देखो यहाँ पे एक फिक्स पीरियड के बाद में प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो इसको भी बेटा अपन कहेंगे कि नॉट एसी, ये भी अल्टरनेट करंट नहीं है, वोल्टेज। सिंपल बेटा इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू of the AC is equal to that DC current or voltage that flows the same amount of charge, flows the same amount of charge through the circuit, through the circuit in given time interval, in given time interval. Average value or mean value of the AC is equal to that DC current or voltage that flows the same amount of charge through the circuit in given time interval। मतलब हम कह रहे हैं कि वो डीसी करंट जो उस गिवन एसी के बराबर चार्ज सेम टाइम इंटरवल में अगर फ्लो करती है, तो डीसी करंट को अपन उस एसी का एवरेज वैल्यू कहेंगे। अभी अपन कह रहे एवरेज वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा कि चार्ज फ्लो बाय द डीसी इक्वल्स टू चार्ज फ्लो बाय द एसी, दोनों इक्वल होना चाहिए। डीसी कांस्टेंट होता है तो चार्ज क्या होगा, आई डी सी इंटू बटा टी, और अपन कह रहे एसी वेरिएबल है तो उसको अपन लिख सकते आई ए सी इंटू डी टी, लिमिट 0 टू टी तक। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो डीसी करंट है वही बेटा एवरेज करंट होगा, और उसका फॉर्मूला हुआ 1/t लिमिट 0 टू टी आई ए सी डी टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का फॉर्मूला है। अभी जैसे अपन कह रहे कि एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि फाइंड फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, find the average value of AC current I equals to I naught sin omega t for half time interval, half time interval। फुल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होता है,
तो अपने को हाफ टाइम इंटरवल के लिए करंट है वो फाइंड करना है, एवरेज करंट करंट अपने को फाइंड करना है। तो अभी अपने पास फॉर्मूला क्या है कि एवरेज दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ टाइम पीरियड है तो 1/t/2 लिमिट 0 to t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये अपने पास है। इसको उल्टा अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आई नॉट अपॉन बीटा टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी लिमिट 0 to t/2। इसे हम कह सकते हैं 2 I0/t एंड साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 to t/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 I0/t एंड अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा को सॉरी अपॉन ओमेगा भी आएगा तो यहाँ पे टी ओमेगा, ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई/t इंटू बटा t/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उसको हम लिख सकते 2 I0, ये t हो गया, इसको का 2 पाई/t, t से t 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस t से t 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस ऑफ -1 मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2 I0/पाई के इक्वल होगा। तो एवरेज जो करंट है वो 2 I0/पाई के इक्वल है। ये एवरेज का फॉर्मूला है। फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड टी अपन लेंगे, यहाँ से अपने को मिला I0/t साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 to t, मीन्स यहाँ से अपने को मिला I0/t, ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई/t और यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा को 2 पाई/t इंटू टी एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो यहाँ से अपने को मिलेगा I0/2 पाई -1 एंड माइनस ऑफ -1, तो कितना 1 - 1 क्या हो गया बेटा 0। तो अपन कहेंगे कि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट है वो 0 होगा। और अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से भी बेटा इसकी वैल्यू 0 होगा। जैसे आई टी कर्व का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, चार्ज देगा बेटा, ये आई है ये टी है, टाइम एक्सिस के अबव एरिया पॉजिटिव, तो ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो ये बेटा क्या होगा माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। तो नेट चार्ज फ्लो 0 है तो अपन कहेंगे एवरेज वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसी टाइप से अपन कह रहे कि अगर एवरेज ईएमएफ अपने को पूछा जाए एज सेम, अगर अपन कह रहे कि एवरेज ईएमएफ तो उसको भी अपन लिख सकते हैं 1/t लिमिट 0 to t ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगा नेक्स्ट वैल्यू। तो जैसे बेटा अपन कहेंगे कि हम डीसी को मेजर करने के लिए डीसी अमीटर और वोल्टमीटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे अपन कहेंगे टू मेजर डीसी करंट, टू मेजर डीसी current and voltage, current and voltage we use DC ammeter and voltmeter। अगर हम डीसी अमीटर और वोल्टमीटर से एसी करंट और वोल्टेज मेजर करें तो वो 0 रीडिंग देगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ तो टाइम के साथ में करंट चेंज हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, और वो फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा है कि जो नीडल है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि यूजिंग
DC ammeter and voltmeter, we cannot measure AC current and voltage. AC current and voltage. To measure AC current and voltage, we use AC ammeter and voltmeter, which works on the principle of Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect. To measure AC current and voltage, we use AC ammeter and voltmeter, which works on the principle of Joule's law of heating effect. तो जो अपन कह रहे हैं कि आरएमएस पढ़ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो वो रीजन यहाँ पर है कि जब अपन डीसी वोल्टमीटर और अमीटर की हेल्प से करंट और वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो जीरो रीडिंग शो करेगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि जो अमीटर, एसी अमीटर और एसी वोल्टमीटर है, वो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, जो आरएमएस करंट को मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी को मेजर करेगा। अभी आरएमएस अपन मेजर कैसे करेंगे? मैथमेटिकली देखो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये अगर अपन देखें तो होगा क्या, इसको अपन डिफाइन करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो हम कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज is equal to that DC current which produce the same amount of heat in the given circuit in given time interval which produce the same amount of heat in the given circuit in given time interval as the AC। जितना अपन कह रहे कि हीट AC प्रोड्यूस करता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो DC प्रोड्यूस करेगा, उस DC करंट और वोल्टेज को उसका RMS करंट और वोल्टेज कहेंगे। कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय DC दैट मस्ट बी इक्वल्स टू AC। दोनों हीट को अपन इक्वल कर रहे हैं। DC के कारण हीट क्या होगा? IDC स्क्वायर R इंटू द टाइम T। कांस्टेंट करंट है तो I स्क्वायर RT लिख सकते हैं, और वेरिएबल करंट होता है तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt, और लिमिट 0 टू T तक। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो जो IDC स्क्वायर है वो हमें मिला 1/T लिमिट 0 टू T IAC का स्क्वायर dt। मीन्स ये अपन कह सकते हैं कि जो IDC है वो किसके इक्वल होगा? तो हम लिखेंगे अंडर रूट 1/T लिमिट
0 to t आई ए सी स्क्वायर डी टी, और उसी को अपन क्या कहेंगे, आई आर एम एस बेटा। यही जो डीसी करंट है वो आई आर एम एस के इक्वल होगा। तो अभी इसको एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि जब भी आर एम एस करंट अपने को पूछा जाए आई आर एम एस, तो वो हम लिखेंगे अंडर रूट 1/t लिमिट 0 to t आई ए सी का स्क्वायर डी टी। ये बेटा अपन कह रहे कि आरएमएस करंट का फॉर्मूला है। याद कैसे रखना है कि जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे पहले बेटा अपने को स्क्वायर करना है, फिर अपने को मीन लेना है और उसके बाद में रूट लेना है। सबसे पहले अपन स्क्वायर करेंगे, फिर अपन मीन लेंगे और उसके बाद में अपन रूट लेंगे। आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, आई आर एम एस that will be equals to under root 1/t limit 0 to t I naught square sin square omega t dt integration under root 1/t 0 to t I naught square sin square omega t dt। और उसको अपन क्या लिखेंगे, तो ये बेटा अपने पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, कांस्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट 0 to t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन डायरेक्टली, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। फॉर्मूले याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है देखो, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू, या साइन एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और उसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है। एज ए फॉर्मूला बेटा इसको याद रखना है। सेम थिंग एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो अगर फाइंड करना है तो वो होगा 1/t लिमिट 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और वो 1/2 के इक्वल होता है। अगर अपन कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी है या एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी है, उसकी वैल्यू बेटा अपन कह रहे हैं 0 के इक्वल होगा, सिंगल पावर है तो। सेम थिंग एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी है या एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी, उन सब की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी अपने को क्या मिल रहा है देखो, इसको अपन लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1/2। तो फाइनली बेटा अपन लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट टू। तो अगर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो आई नॉट बाई रूट टू के इक्वल होगा। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं, इसमें भी अपन कहेंगे कि एज सेम अगर अपने पास ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू है वो बेटा ई नॉट बाई रूट टू के इक्वल होगा, और ई नॉट बाई रूट टू बेटा होता है 0.707 ई नॉट के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आरएमएस वैल्यू है। अभी जैसे अपन कह रहे हैं, अभी तो हमने कहा कि एक सिंगल फंक्शन था, उसका आरएमएस वैल्यू अपने को फाइंड किया। कभी कभार बेटा अपने को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ आई इक्वल्स टू, ये बेटा अपन कह रहे कि I1 साइन ओमेगा टी है प्लस I2 कॉस ओमेगा टी के इक्वल है। आई इक्वल्स टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, then find I RMS।
RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है। I इक्वल्स टू I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी और फाइंड आरएमएस वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो आरएमएस कैसे फाइंड करेंगे देखो, यहाँ पे अपन कहेंगे आरएमएस दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा अपन ने लिखा अंडर रूट और 1/t लिमिट 0 टू टी बेटा I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी उसका स्क्वायर हो गया इंटू dt हो गया। अभी अपन इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये बेटा 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 और ये अपने पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी के इक्वल हो, और उसको बेटा अपन कह रहे कि मॉडिफाई करेंगे, तो ये हमें मिला I1 स्क्वायर और लिमिट 1/t 0 टू टी और ये अपने पास होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस I2 स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया 1/t लिमिट 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बेटा, ये एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा प्लस I1 I2 1/t लिमिट 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, तो यहाँ पे अपने लिखा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी है, नोट करो यहाँ तक करेंगे। तो आई आर एम एस दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट बेटा आपने लिखा I1 स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ये बेटा अपन लिख सकते हैं। अभी हमें पता है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और वो बेटा 1/2 के इक्वल होता है, और एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी वो बेटा 0 के इक्वल होता है। तो हम वैल्यू अगर देखें आई आर एम एस वो बेटा अपने को मिला I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 0 के इक्वल होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि RMS का फॉर्मूला है, ये अपने को RMS करंट मिलेगा। Noted.
अभी अपन कह रहे कि एक और एग्जांपल बेटा अपन देखेंगे। एक जनरल एग्जांपल अपन देखते हैं। इफ आई इक्वल्स टू बेटा टू रूट टी के इक्वल है। अभी यहाँ पे साइनोसॉइडल या पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, उसका भी बेटा अपनी को एवरेज और आरएमएस पूछा जा सकता है। तो इफ आई इक्वल्स टू टू रूट टी एम्पियर then find the average and RMS values over t equals to 2 to 4 सेकेंड। 2 to 4 सेकेंड के बीच में अपन कह रहे आरएमएस और एवरेज वैल्यू बेटा अपनी को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन फाइंड करो, फिर फाइंड करना है एवरेज। और एवरेज का क्या फॉर्मूला था, 1/t लिमिट 0 to t i dt। यहाँ पे अपनी को 2 to 4 दे रखा है, तो टाइम इंटरवल 4 - 2 लिमिट 2 to 4 बेटा आई की वैल्यू 2 रूट टी इंटू डी टी। तो यहाँ से अपने को मिला 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 4, ये 2 हो गया, एंड टी टू दी पावर 1/2 टी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन बेटा 1/2 प्लस 1 लिमिट 2 to 4। इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट किया, अभी लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला 2/3 बेटा लिमिट 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2 के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा अपने को मिला 2 to the power 3/2, 4 का रूट 2 होता, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 2 रूट 2 के इक्वल होगा एम्पियर का। ये अपन कह रहे कि इस गिवन करंट का एवरेज वैल्यू होगा 2 to 4 सेकेंड के बीच में। अगर वही अपने को आरएमएस पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, आई आरएमएस सबसे पहले बेटा स्क्वायर करना है, तो 2 रूट टी का स्क्वायर हो गया, फिर बेटा मीन लेना है, तो डी टी लिमिट 2 to 4 अपॉन 1/2 बेटा, और फिर रूट लेना। तो अभी बेटा अपनी को ये मिलेगा इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर 4/2 रूट टी का टी हो गया, और टी का डी टी के रेस्पेक्ट में t²/2 लिमिट 2 to 4 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4 से 4 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 16, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये अपने को 12 मिला, और 12 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट 3 एम्पियर। ये इसका आरएमएस वैल्यू होगा। तो आरएमएस अगर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो साइनोसॉइडल या पीरियोडिक फंक्शन है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है फाइंड करना। अपन फाइंड करेंगे, फिर एज ए रिजल्ट अपन याद रखेंगे। तो फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव या गिवन वोल्टेज। वोल्टेज अपने को दिया हुआ है और उसका अपने को आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। और वोल्टेज आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, पहले बेटा अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन है ना, इसका अगर मैं कर्व टॉप फाइंड करता हूँ पल्स, तो देखो क्या मिलेगा, t लेस देन t/2 और ग्रेटर देन 0 के लिए एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे अपन कह रहे स्लोप कितना होगा, ये सपोज अपन कह रहे कि v नॉट है,
ये माइनस वी नॉट है। तो इसका स्लोप बेटा अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर वी नॉट अपॉन टाइम टी बाई टू इंटू बेटा टी हो गया। तो हम कह रहे हैं 0 से टी बाई टू तक इसका जो ग्राफ रिलेशन है वो v इक्वल्स टू वी नॉट बाई टी इंटू टी के इक्वल होगा। मुझे बेटा इसका RMS अगर फाइंड करना v RMS, तो अभी अपन टाइम t बाई टू ले लेंगे। तो ये अपने पास हो गया अंडर रूट 1 अपॉन टी बाई टू लिमिट 0 टू टी बाई टू इफ्टा टू वी नॉट बाई टी उसका स्क्वायर हो गया इंटू टी और ये डी टी हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला अंडर रूट 2/t और 2v0 तो 4v0 स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन टी क्यूब सॉरी टी स्क्वायर डी टी लिमिट 0 टू टी बाई टू हो गया। चाहे बेटा हाफ टाइम इंटरवल के लिए RMS फाइंड करें या फुल टाइम इंटरवल, दोनों अपन कह रहे कि सेम वैल्यू देगा अपने को। तो यहाँ से अपन कहेंगे हमें मिला अंडर रूट ये बेटा 2 इंटू 4 8 हो गया। ये अपने पास वी नॉट स्क्वायर हो गया अपॉन टी क्यूब हो गया। टी स्क्वायर का डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री हो गया लिमिट 0 टू टी बाई टू हो गया। तो यहाँ से हमें मिला अंडर रूट 8 वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब और ये 3 बाहर आ गया और यहाँ पे टी क्यूब अपॉन 8 हो गया। तो अभी बेटा टी क्यूब से टी क्यूब 8 से 8 कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या रिजल्ट मिला वी नॉट अपॉन रूट 3। तो जो वी RMS है वो बेटा वी नॉट अपॉन रूट 3 के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी इसको याद रखेंगे कि अगर शॉर्ट टूथ दिया हुआ है तो उसकी RMS वैल्यू वी नॉट बाई रूट 3 के इक्वल है। जैसे साइनोसोडल की RMS वैल्यू क्या था आई नॉट बाई रूट 2, उसी टाइप से अपन कह रहे हैं अगर शॉर्ट टूथ दे रखा है तो RMS वैल्यू वी नॉट बाई रूट 2 के इक्वल होगा। स्क्वायर पल्स कुछ इस टाइप से है। ये अपन कह रहे कि अपना नेचर पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, इसका मतलब बेटा AC नेचर है। ये प्लस है और ये माइनस है। इसकी पीक वैल्यू बेटा आई नॉट है और ये अपन कह रहे कि माइनस आई नॉट है। तो इसका जो IRMS है ये बेटा कांस्टेंट है। तो RMS है वो भी आई नॉट के इक्वल होगा। और अगर आई एवरेज अपन देखें हाफ इंटरवल के लिए फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज वो बेटा आई नॉट के इक्वल ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो उस केस में अपन कह रहे कि डीसी भी कांस्टेंट रहती है। हाफ टाइम इंटरवल में कांस्टेंट करंट है तो दोनों का इफेक्ट भी क्या होगा सेम रहेगा। दूसरा बेटा अपन एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AC करंट है वो चार्जिंग ऑफ बैटरी और कैपेसिटर में यूज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि AC अल्टरनेट करंट कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड किस किस में। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे इन चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर। क्योंकि बेटा अपन कह रहे एवरेज वैल्यू, क्योंकि फुल साइकिल के लिए AC की एवरेज वैल्यू बेटा 0 हो जाती है। तो वो अपन कह रहे कि कैपेसिटर को चार्ज करने या बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको अपन यूज नहीं कर सकते। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी हम DC यूज करेंगे। जैसे लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन बनाते हैं तो वहां पर DC सप्लाई अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें भी अपन कह रहे कि हम AC को यूज नहीं करते।
Noted. I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है। यहाँ पे जो फाइव है उसको अपन कहेंगे इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। और ये जो इनिशियल फेज एंगल है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कांस्टेंट कैसे, पाई बाई 3 दे रखा है, पाई बाई 6 दे रखा है, तो जितना भी एंगल है वो कांस्टेंट होगा। और जो ओमेगा टी प्लस फाइव है उसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस फेज एंगल का, इंस्टेंटेनियस फेज एंगल, इंस्टेंटेनियस फेज एंगल। और इंस्टेंटेनियस फेज एंगल टाइम का फंक्शन है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये वेरिएबल है, टाइम के साथ में वेरी करता है, इसलिए अपन कह रहे कि वेरिएबल है। अभी अपन बात करते हैं, अगर फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस देखो क्या होगा। जैसे अपन कह रहे हैं कि लेट एक करंट बेटा अपने पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन के इक्वल है। ये बेटा करंट एट एनी टाइम टी है, इंस्टेंटेनियस करंट है। और वोल्टेज की जगह अपन कह रहे हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू के इक्वल है। अगर मुझे फेज डिफरेंस फाइंड करना है, फेज डिफरेंस पर, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, मतलब अपन कहेंगे जो करंट है वो वोल्टेज से कितना आगे है या कितना लैग कर रही है, वो बेटा अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइव टू माइनस फाइव वन, ये अपन कह रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू करंट, वोल्टेज है वो करंट के रेस्पेक्ट में कितना आगे है या पीछे है वो वैल्यू देगा बेटा। तो ये अपन कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस फाइंड करना है। हम फाइव वन माइनस फाइव टू भी कह सकते हैं। अगर फाइव टू ग्रेटर देन, जैसे इसमें मैंने फाइव टू माइनस फाइव लिया, फाइव वन लिया, और फाइव टू ग्रेटर देन फाइव वन है, तो हम कहेंगे वोल्टेज इज लीड बाय द वोल्टेज, वोल्टेज करंट से आगे है, वोल्टेज इज लीड बाय द करंट। अगर बेटा अपन करें फाइव टू लेस देन फाइव वन है, फाइव वन बड़ा है, तो क्या करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो वोल्टेज इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, सॉरी बिहाइंड द करंट। लैग का मतलब पीछे रहना है और लीड का मतलब आगे रहना है। अगर एंगल ज़्यादा है वोल्टेज का करंट की कंपेरेट, तो हम कहेंगे वोल्टेज करंट से आगे है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। अगर अपन कह रहे कि करंट का वोल्टेज फेज ज़्यादा है, इनिशियल फेज बेटा वोल्टेज से, तो हम कहेंगे करंट लीड कर रही है तो वोल्टेज लैग करेगा। नोट करो इसको। AC is cheaper than DC, first point. Second, it can be easily converted into DC बेटा, अगर AC को DC में कन्वर्ट करना है तो कंपेरेटिव इजी है।
it can be easily converted into DC meter। और AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, क्या वर्किंग है, उसको सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में अपन पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्यूबलाइट के जो पावर है या ट्यूबलाइट की जो कैपेसिटी है, वोल्टेज है, वो कम वोल्ट रहता है, उसकी पावर कम रहती है। बट अपने घर में 230 वोल्ट आता है, तो उसको अपन चॉक कॉइल की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चॉक कॉइल जो है उसकी हेल्प से अपन एसी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट लो पावर लॉस। इट कैन बी transmitted, it can be transmitted over long distance at low power loss। लो पावर लॉस पे अपन इजीली इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इट कैन बी इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इट कैन बी, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन इजीली। स्टेप अप और स्टेप डाउन अपन इजीली कर सकते हैं। मैंने एक को 20 वोल्ट पर अपन कह रहे कि ट्रांसफर कर रहे, रेजिस्टेंस वो फिक्स है, वायर का रेजिस्टेंस है। जैसे सपोज अपन कह रहे 10 ओम रेजिस्टेंस है, मैंने एक बार 20 वोल्ट के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा हूँ और दूसरा अपन कह रहे कि 20 एम्पियर के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। जब 20 वोल्ट है तो पावर लॉस कितना होगा, 20 का स्क्वायर अपॉन बेटा 10 हो गया, मीन्स 400/10 कितना हो गया, 40 वाट, ये लॉस हो गया। अगर वही करंट के फॉर्म में मैं देखता हूँ तो अपन कह रहे कि पावर लॉस की अगर अपन बात करें आई स्क्वायर 400 इंटू रेजिस्टेंस 10 कितना हो गया बेटा, 4000 वाट हो गया। इसलिए अपन कह रहे हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक जो ट्रांसमिशन है वो वोल्टेज के फॉर्म में करेंगे, हाई वोल्टेज के फॉर्म में। तो वोल्टेज के फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। इसलिए अपन कहेंगे इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट लो पावर लॉस। और जो भी ट्रांसमिशन लाइन है वो वोल्टेज के फॉर्म में अपन उनकी रेटिंग होती है। जैसे कि भी इंडस्ट्री के पर्पज से है तो हम कहेंगे 11 केवी की लाइन है, 11 किलो वोल्ट की लाइन है, 33 केवी की लाइन आ रही है, 5 केवी की लाइन आ रही है। तो ये अपन कह रहे कि उस ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग है, इतनी वोल्टेज वहां से अपन ट्रांसमिट करते हैं। तो जब अच्छा। पावर स्टेशन से अपना जो सब स्टेशन बनता है वहां तक जो है वो मोस्टली 11 केवी या 30 केवी 33 केवी की लाइन आती है। फिर वहां से ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि अपने हाउस होल्ड सप्लाई है या हाउस होल्ड अप्लायंसेज है वो 230 वोल्ट पे वर्क करते हैं। तो उनको फिर 230 वोल्ट पे स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करके फिर अपने घरों तक वो सप्लाई आती है। सबसे पहले अपन कहेंगे कि फेजर है क्या। तो फेजर को अगर अपन डिफाइन करें, बेसिकली फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर मतलब अपन कह रहे कि टाइम के साथ में रोटेट करता है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट जैसे दिया हुआ है बेटा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट है। इसको बेटा अपन कह रहे कि अगर मुझे फेजर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है
तो हम कहेंगे कि ये जैसे बेटा आई है, ये टाइम है, हम कहेंगे कि आई नॉट, मतलब ये एक रोटेटिंग वेक्टर ले लिया जो टाइम के साथ में कितना ओमेगा टी बेटा, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, और इसका प्रोजेक्शन अगर अपन ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो वो अपन कह रहे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस करंट कितना मिलेगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट के इक्वल है। तो जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वो अपन कह रहे हैं कि उसकी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू देगा। और जितना भी एंगल है कि ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी अपने ड्रॉ कर दिया। अगर जैसे अपने पास इस टाइप से है कि एक वोल्टेज अपने को दिया हुआ है E, और E इक्वल्स टू बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको मुझे फेजर के फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल एंगल बेटा फाइव है, और अभी अपन कह रहे कि जो ई है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वहां से ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल बनाएगा। ये एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। और उसका अगर वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट के इक्वल है। तो बेसिकली फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, और इसकी हेल्प से अपन कह रहे कि हम एसी सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे तो उसको अपन आगे देखेंगे। अभी केवल हमने रिप्रेजेंट करना सीखा कि आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट आरएमएस वैल्यू, सेकंड पीक वैल्यू, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ इनिशियल फेज, एंड फिफ्थ करंट एट टी इक्वल्स टू जीरो। फाइंड करो आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट फोर हो गया, रूट टू तो ये अपने को मिला टू रूट टू एम्पियर, ये आर एम एस वैल्यू हो गया। फिर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होता है बेटा, आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, फोर एम्पियर, तो ये अपन कह रहे इसकी पीक वैल्यू हो गया। फिर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी तो जो टाइम का मल्टीपल होता है उसको बेटा ओमेगा लिखते हैं ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू अपने को गिवन है 100 पाई बेटा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, टू पाई एफ, तो टू पाई एफ इक्वल्स टू बेटा 100 पाई है, टू पाई एफ इक्वल्स टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एफ इक्वल्स टू कितना मिला बेटा 50 हर्ट्स, ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्स के इक्वल होगा। फोर बेटा इनिशियल फेज एंगल, और इनिशियल फेज एंगल पाई बाई थ्री के इक्वल है। फिर अपन कह रहे कि फिफ्थ करंट एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो हमें मिला फोर साइन पाई बाई थ्री बेटा, और पाई बाई थ्री बेटा कितना 60 डिग्री, और सिक्स साइन 60 की वैल्यू बेटा कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो ये हमें मिला टू रूट थ्री एम्पियर, दैट इज द आंसर। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना वो अपने को फाइंड करना, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के पाई बाई थ्री के इक्वल है। यहाँ पर टिग्नोमेट्री एलाइड एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला टिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया।
ये π/2 हो गया, और ये बेटा थीटा था तो ये cos थीटा, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। मतलब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ई नॉट ये हो गया बेटा साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया और ईएमएफ की इक्वेशन 2 हो गया। अभी दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस देखो, यहाँ तो अपन कह रहे कि कोई एंगल है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। तो फेज डिफरेंस अगर अपन देखें डेल्टा फाइव, दैट विल बी इक्वल टू 5π/6 माइनस जीरो। तो ये हमें मिला 5π/6 रेडियन। दैट इज द आंसर। ये अपन कह रहे कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा।